अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और मैं लर्न विद सुहेल ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे मुख़ातिब हूँ। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो आज जो हमारा ये सेशन होगा उसमें हम एक CSS 22 2022 का टॉपिक है। ये 9th नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमारा जो एसए का पेपर था उसमें हम आज इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये होता है कि आपके कंट्री के अंदर जो अ, आपकी अवाम है, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरह का है। आपके मुल्क के अंदर जो पॉवर्टी है वो कहाँ तक है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है, आपकी हेल्थ का, आपके एजुकेशन सेक्टर का, आपकी जेंडर गैप का, मतलब कि आपकी जो ख़वातीन हैं वो कितना एक रोल प्ले कर रही हैं आपके मुल्क के अंदर। तो ये होती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि एजुकेटेड लोग कितने हैं, ठीक है। और जो आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब कि इस ये जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है वो 3 मेजर चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। एक आपकी पर कैपिटा इनकम, उसके बाद दूसरा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और तीसरा आपकी पॉवर्टी। जैसे कि अगर आप एक आपकी जो सिटीज़न्स हैं वो एक पॉवर्टी लाइन से अबव हैं या मिडल क्लास तबका है, एलीट तबका है, मतलब कि ये ना ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपकी इकॉनमी किस तरह चल रही है, एक वाइब्रेंट इकॉनमी है जिस तरह के यूएस, चाइना, इंडिया की इस बार काफ़ी ग्रो कर गई है। इसी तरह साउथ कोरिया, जापान, या आपकी कुछ मार्जिनलाइज़्ड इकॉनमी है जिस तरह की हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है जो कि रीलिंग इकॉनमी है, वोपिंग इकॉनमी है, काफ़ी अरसे से सस्टेनेबल कंडीशन में नहीं है, ये काफ़ी क्रंच देखने को मिल रही हैं। तो हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं जी। आउटलाइन होगी, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर अपना स्टांस लेते हैं। जो मैंने लिया है वो ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, मतलब कि आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है ये एक साथ ही चलते हैं। बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट एट ऑल लेवल्स, गोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। आप चाहे इंडिविजुअल लेवल पे देख लें, आप चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, चाहे आप नेशनल लेवल पे देख लें, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है ये एक साथ ही होंगे। और एंड के ऊपर क्योंकि ये सिविल सर्विसेज पाकिस्तान का एग्ज़ाम है तो हमने पाकिस्तान का थोड़ा बहुत टच देना होता है। तो पाकिस्तान बाय ह्यूमन डेवलपमेंट कैन अचीव इट्स लेट अवेटेड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मतलब कि नहीं है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो हम अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम करके हम ये अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारी जी थीसिस स्टेटमेंट होगी। हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके अंदर हम जो अपना ये आउटलाइन है इसको हम समराइज़ करके लिखेंगे। मतलब कि हमारे जो मेजर पॉइंट्स होंगे हम उनको जस्ट एक उनकी जिस्ट बता देंगे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये चीज़ें होनी है। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा वो होगा जी डिकोडिंग द लिंक बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हम देखेंगे कि इनके दरमियान लिंक क्या है। तो जो मैंने लिखा है वो ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। यहाँ पर आप एग्जांपल्स डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की दे सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप फ़िनलैंड, आप स्वीडन देख लें, आप यूएसए को देख लें, और उसके अलावा जो आपके यूके है, आपका जो मतलब कि स्कॉटलैंड, फ़िनलैंड, आप इन कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पर वो अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अपनी जीडीपी का काफ़ी जो पार्ट होता है वो खर्च करते हैं। लाइक जो स्वीडन या स्विट्ज़रलैंड है, वो 12 से 16% या 18% ऑफ देयर जीडीपी वो अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर लगाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो राइज़ होती है। जबकि हमारे मुल्क के अंदर अगर आप देख लें या आप श्रीलंका या आप इस तरह के जो गरीब ममालिक हैं, उनको देख लें, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो यूथ है, उनके जो
वर्कर्स हैं, लेबर वर्कर्स हैं, वो सिंपल हैं, मतलब कि वो स्किलफुल नहीं है, तो उनको जो इन रिटर्न जो उनकी आउटपुट होती है वो भी बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जो हमारा तीसरा हेडर होगा, मतलब कि ये दूसरा हेडर होगा, उसमें हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया है कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो अब जो नेक्स्ट हमारा हेडर होगा उसमें हम ये मैनिफेस्ट करेंगे कि किस तरह जी ह्यूमन डेवलपमेंट वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लीड करती है। किस तरह जी, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें, इसको हम 3 लेवल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है एट ऑल लेवल्स फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। तो अब हमने अपनी जो स्टांस है उसको लेके आगे चलना है, हम इसको 3 लेवल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। फिर हम हर लेवल के ऊपर जाके ये मैनिफेस्ट करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि हमने जो कहा है वो ठीक है। किस तरह जी, अगर आप इसका पहला पॉइंट देखें इंडिविजुअल लेवल पे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह लीड करती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को। अगर फॉर एग्जांपल आपके मुल्क के अंदर जो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और वो स्किल्ड फोर्स है, तो वो क्या होगी, वो आपके मुल्क का एक एसेट होगी, वो रॉयल्टी होगी, ना कि वो एक लायबिलिटी होगी। किस तरह जी, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई जॉब होल्डर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, मतलब कि कोई भी है, तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और उसे हम अगर फॉर एग्जांपल आप ऑन द अदर हैंड देख लें, जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग होंगे या जो कि जॉब होल्डर्स नहीं होते, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, लेकिन उनको अभी जॉब नहीं मिली होती, वो कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स भी उनके पास नहीं होती, ठीक है। तो वो एक लायबिलिटी होते हैं, मतलब क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट में, अपने उस एरिया में, अपनी जो मुआशरा है उसके अंदर वो कोई कंट्रीब्यूट फिलहाल नहीं कर रहे, उसकी इकोनॉमी के लिए वो कोई ज़्यादा सूटेबल नहीं बन रहे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप की जो आपके पास जो यूथ है वो एक स्किल्ड यूथ है, तो वो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो अब सर्विसेज सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहा है जी, हमारे मुल्क के अंदर सर्विसेज सेक्टर की जो आईटी सेक्टर है उसका काफ़ी बूम आया है, उस बेस पे फ्रीलांसिंग काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये एक बूम आया है, वो अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं और फ्रीलांसिंग के ज़रिए अब वो कमा रहे हैं। अब क्या हो रहा है जी, बाहर से पैसे जब आते हैं तो वो हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर की कमी होती है उसको वो पूरा करते हैं। मतलब कि एक अपने इकोनॉमी के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ कैपिटल विल बी हेडिंग द कंट्री टुवर्ड्स जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, आपकी पॉवर्टी कम होगी, आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होंगी, वो ज़्यादा होंगी। ये वही बात है जो मैंने ऑलरेडी बताई है कि इंडिविजुअल लेवल वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल लेवल पे आपकी जो गवर्नमेंट है, वो आपके लिए इंसेंटिवाइज़ करती है चीज़ों को, सर्विसेज़ सेक्टर को वो काफ़ी इंसेंटिवाइज़ करती है, आपको टैक्स फ्री कर देती है। उसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे आईटी सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना देती हैं या आईटी जो सॉफ्टवेयर हाउसेस उनको वो इंसेंटिवाइज़ करके दे देती हैं। जीबी के अंदर अभी पिछले दिनों एक आईटी पार्क बना है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक आईटी पार्क की मंजूरी दी गई है। मतलब कि ये जो इस तरह के एक सेक्टर्स हैं, उनको अगर आप बनाते हैं, तो आपकी जो यूथ है उनको स्किल्स वो प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह डिजी स्किल्स का एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो काफ़ी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जो यूथ है, आपके जो अपनी अवाम है, उसके ऊपर जब आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक रॉयल्टी के तौर पे वो आप के लिए एक सूदमंद साबित होंगे। वो पे बैक करेंगे किस फ़ॉर्म में कि वो इकोनॉमिकली आपके उस इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। सिमिलरली जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो डेवलप्ड human being and skilled force attracts foreign direct investment and remittances that further contributes in country's economy. चाइना अंडर डेंग शाओपिंग, सिंगापुर, इंडिया अंडर मोदी। अब इसकी जो एग्जांपल है वो ये इसकी आप यूँ ले लें कि अगर आपके मुल्क के अंदर जो लेबर फोर्स होगी वो स्किल्ड होगी, तो बाहर से जब कंपनियाँ आएँगी वो आपके मुल्क के अंदर कोई भी इंडस्ट्री लगाती हैं, तो जो लेबर यूज़ करेंगे वो आपकी कंट्री की करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो सीपेक जो बन रहा है वो चाइना अपनी जो फ़ोर्स है वो साथ लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मुल्क के अंदर लेबर फ़ोर्स है वो इतनी स्किल्ड नहीं है।
आप अगर थोड़ा-सा अर्सा पीछे चले जाएँ 1980s की डेकेड में जब चाइना के अंदर डेंग शाओपिंग आए थे जो उनके रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जिन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को देखें तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो फ़ोर्स थी, जो उनका ह्यूमन कैपिटल था, उनको उन्होंने ट्रेन किया, उनको उन्होंने इस तरह की उनकी जो स्किल्स थी वो डेवलप की ताकि जो बाहर से कंपनियाँ आएँ, तो वो उनको वहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। 1980 से लेकर 2000 तक ये जो 20 इयर्स का एरा है इसके अंदर जो चाइना के अंदर इवन के एप्पल तक के यूएस की जितनी भी कंपनियां थी सैमसंग जो कोरिया नॉर्थ कोरिया सॉरी साउथ कोरिया की जापान की जितनी भी कंपनियां थी वो सारी चाइना के अंदर उन्होंने आके अपने प्लांट्स लगाए क्यों क्योंकि वहां पर अब स्किल्ड फोर्स थी जो कि उनको एक चीप अमाउंट में वो उनको उनको प्रोवाइड हो रही थी इसी तरह आप जो सिंगापुर को देख रहे हैं तो सिंगापुर के अंदर भी जो ली क्वेन यू उनके एक लीडर थे उन्होंने भी अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम किया और उन्होंने अपनी ह्यूमन को जो उनकी यूथ थी उनको उन्होंने स्किल किया तो बाहर से कंपनी आई उन्होंने वहां पर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए अब जो अमिड यूएस चाइना टेंशंस काफ़ी जो यूएस की कंपनीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं फ्रॉम चाइना टू साउथ कोरिया फ्रॉम इंडिया और इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशन हैं वो भी इस बेस पे देखे जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी यूएस कंपनीज अब अपना वो प्लांट्स स्टार्ट करने लगी हैं काफ़ी वो उनके साथ उनके जो बेहतर रिलेशंस हैं और उनकी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं वो भी उनको अगर फॉर एग्जांपल जो यूएस है वो फोरगो कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न उनकी कमर्शियल मार्केट है तो ये आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस तरह जी इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा नेशनल लेवल पे हमने देखा और इंटरनेशनल लेवल पे आज के लिए इतना ही जी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में देखते हैं अस्सलाम वालेकुम